बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, सीज़न 9 की इस स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात होती रहती है, सिंगर से मुलाकात होती है जो कि स्पेशली कनाडा के अंदर रिजाइड करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जानी पहचानी शख्सियत होते हैं। आज जिनकी मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ क्लासिकल सिंगिंग, फोक सिंगिंग में, एक ऐसा नाम जिनको हम सब जानते हैं, उनको देखते हैं, उनके सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज वो शहर में मौजूद थे और एक बड़े करीबी दोस्त वाजिद मलिक साहब को हमने कहा कि जी उनको हमारे पास स्टूडियो लेके आए और उन्होंने टाइम निकाला। मैं आपसे उनका तारुफ़ करवाऊँगा, उनके कुछ गाने भी आपसे सुनवाऊँगा, उनसे कुछ गपशप भी लगाएंगे। आपकी मुलाकात कराता हूँ जानी पहचानी शख्सियत नदीम अब्बास भाई से। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू अहमद भाई। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। आपको 2-3 दफ़ा देखा शो में परफॉर्म करते हुए, टीवी पे देखा, लेकिन आज पहली दफ़ा रूबरू कैसे मौका मिला आपसे बात करने का। तो जैसा हमने आपको देखा, एक ना मासूम सी शख्सियत, माशाल्लाह पर्सनैलिटी, एक बड़े खूबसूरत लहजा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो टोरंटो कैसे आना हुआ? बस मैं क्योंकि हर साल आना होता है वहाँ पाकिस्तान में। जब गर्मी बढ़ जाती है एक तो होती है कि गर्मी सर्दी हो जानी, और जब वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है सच्ची मुच्ची वाला, अच्छा। तो फिर हम लोग फैमिली के साथ थोड़ा निकलते हैं बाहर। और उसमें ये होता है कि वहाँ मसरूफियत क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों को, फैमिली को उस तरह आप वक्त नहीं दे पाते हैं। सही कह रहे हैं। तो यहाँ फिर ये टाइम थोड़ा निकल आता है, अच्छा गुजर जाता है उनके साथ। और वो आपके फैमिली टाइम में भी हमने आपको काबू कर लिया। बस ये आपकी मोहब्बत है, ये हमारा, ये भी आर्टिस्ट इसीलिए कहते हैं ना कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। सही बात है। वो जहाँ भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, तो लोगों की मोहब्बत और उनका प्यार जो है, सही बात वो उसके साथ साथ होता है। नदीम भाई, 7 साल की उम्र से सिंगिंग का आगाज़ आपने किया। मैं आपका पढ़ा था बायो, थोड़ा सा मुझे करेक्ट भी कीजिएगा कि पीटीवी से मेरा ख्याल आपने स्टार्ट किया, ठीक है? ये वो एज होती है कि जिस टाइम एक शौक में बंदा आता है, शौक के अंदर आता है। और बहुत से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बच्चे इस एज में 7, 8, 9 की एज में जाते हैं और शौक पूरा करते हैं अपना। ये शौक एक प्रोफेशन के अंदर तब्दील हो गया। ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी कि यार आपने कहा यार मैंने डेडिकेशन से इसी तरफ जाना है? असल में मुझे म्यूज़िक शुरू से बहुत पसंद था। मेरे फादर क्योंकि वो लिविंग लेजेंड थे उस वक्त। बिल्कुल, अल्लाह देता माशाल्लाह। हाँ जी, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी और उनका एक ऑरा था उनका। सही बात है। तो मैं जब सिंगिंग में तो एक बहुत बड़ा नाम। मैं जब वो देखता था उनको, जब सुनता था, लोगों की मोहब्बत देखता था, तो मेरे अंदर शौक़ पैदा होता था कि मैं अपने वालिद की तरह लोगों से प्यार लूँगा, और लूँगा भी अपने फ़न की वजह से। तो बस वही वजह थी कि जिस वजह से फिर मैं बिल्कुल ही म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा मेरी लगाव और बढ़ता गया। सही बात है, एक लेगेसी है माशाल्लाह जिसको आपने कंटिन्यू किया आगे। अच्छा, होता ये है ना कि वो सिंगर घराने में जब सिंगर आगे जाता है तो नए ट्रेंड के साथ चेंज भी हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपने वही क्लासिकल सिंगिंग और फोक सिंगिंग को आगे लेके आए, क्या वजह थी इसकी? उसकी वजह ये है कि हमारा जो फोक है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा रीजनल स्टाइल है, वो हम उसे समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल्चर के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, जज्बे के हवाले से। और क्योंकि हमारे, आप रीजन में देखें ना, हमारा पहले ज़िला जंग था। सही है। तो डिस्ट्रिक्ट जंग में बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा हुए। उनमें अबू यानी सरी फरिश्त रहे, फिर मंसूर मलंगी साहब, वो एक फोक का बड़ा नाम थे। अंकल तालिब हुसैन दर्द थे। इसी तरह से और बहुत सारे नाम जो हैं वो उसी एक ज़िले में थे, जिन्होंने पूरे पंजाब पे समझ लें हर इलाके ने उनको सुना और हर इलाके ने उनको ओन किया। तो मुझे ये लगता था, और यानी शुरू से हमारा अंदाज भी यही था कि हम अपनी माँ बोली ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपनी मिट्टी के म्यूज़िक को हम लोग लेके चलेंगे। और वक्त के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट बदलते रहे थोड़े बहुत म्यूज़िकली, लेकिन जो उसकी म्यूज़िक की कंपोजिशन की, लिरिक्स की जो रेसिपी थी वो ओरिजिनल रही। तो यही मकसद था कि हम अपने कल्चर को, जो हमारा है, जिसे हम ओन करते हैं, जो हमारा एसेट है, हमने उसको यंगस्टर्स तक पहुंचाना है। तो मेरा यही रहा है शुरू से। तो नदीम भाई, अपना ऐसा होता है ना कि कहीं बंदा कहता है यार मुझे ब्रेक मिली, कि बहुत से हमारे बहुत माशाल्लाह लेजेंड सिंगर्स हैं, बच्चों ने लेगेसी आगे लेके गए लेकिन उस तरीके से कैरी नहीं कर सके। यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल, आई टेल यू,
ठीक है, कि माशाल्लाह जिन्होंने इस लेगेसी को आगे लेके आए और लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, आज भी हम गाड़ी चलाते हैं तो बिस्मिल्लाह करो जो है ना वो चलता है। ठीक है, गाना हम उसको सुनते हैं जी। तो वो कैसा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो आपको लगा कि यार ये सॉन्ग जब आप कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, को होता है ना कि मैं कंपोज कर रहा हूँ और जब आप उसको गाते हैं तो वैसे वो हिट नहीं मारता जी, लेकिन सम टाइम आपको पता नहीं होता आप उसको को लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं और जब उसको गाते हैं तो उसका रिस्पांस डिफरेंटली आता है। जी। वो ऐसा कौन सा सॉन्ग था जिसको आपको लगता है मुझे ब्रेक मिली वहाँ से? अच्छा, ये वैसे तो बहुत सारे गाने जो ओरिजिनल लेवल पे, जो हमारे इलाकाई सतह पे जो पॉपुलर थे उस वक्त, लेकिन जो इंटरनेशनली जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों तक पहुंचा है ओवरसीज तक और कम्युनिटीज़ में, वो बिस्मिल्लाह करा वो गाना था कि जिसने पूरी दुनिया में एक दफ़ा हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को, क्योंकि वो पहला उससे पहले किया होगा लोगों ने काम, लेकिन हमारे लिए वो एक डोर ओपनर था हमारी लैंग्वेज के लोगों के लिए। सही बात है कि वो म्यूज़िक का उसका यानी जो स्टाइल था वो बग्गा भाई ने उसको बहुत अच्छा अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, और वो लोगों ने उस रेसिपी को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लिया, बहुत अच्छा किया, वो ज़ुबान पे आ गया था। और वो क्योंकि वो उसमें ज़ुबान हमारी अपनी थी और उसमें वो उस लैंग्वेज में वो जो म्यूज़िक का जो एक जिसे कह लेना पूरा बज़ था, और वो लोगों ने बहुत उसको सराहा और इन्जॉय किया, तो वो शायद इंटरनेशनली बिस्मिल्लाह क्योंकि इसमें क्योंकि थोड़ी सी जो मैं कहा सराइकी लैंग्वेज इसमें ये है, सराइकी और पंजाबी में तो सराइकी के 2-4 बोल मैं चाहूँगा ज़रा आप सुनाएं और फिर उसका मैं ज़रा मतलब भी ज़रा बताया जाए कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली इसका मकसद क्या है। मतलब सराइकी लैंग्वेज या किसी गीत लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि मतलब जो लिरिक्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें वो था चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, वाह, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है, ओए सारियां तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों टोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा। उसमें ये जो लफ्ज़ था ना कि सारे यहाँ तो वड्डा फनकार, अब वड्डा लफ्ज़ जो है वो आम फैम नहीं समझा जाता, आपको भी शायद इसको अंडरस्टैंड करना है, तो वड्डा कहते हैं बड़े को। तो वो इस गाने के थ्रू जो है मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी लैंग्वेज के, मेरी माँ बोली के बहुत सारे लफ्ज़ मुतारिफ हुए नए लोगों के साथ, बेशक वो पाकिस्तानी थे, पंजाबी थे, लेकिन उन तक उनकी रसाई हुई, फिर उसमें और जुस्तजू हुई, फिर अगले गाने जो थे यानी उनमें से बहुत सारी वोकैबुलरी लोगों की अपडेट हुई जो हमारी यंगस्टर्स पंजाबी को भी माशाल्लाह जैसे आपने किया ना, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर पंजाब तक, इंडिया तक, ये बहुत प्यार मिला। एक बड़ा खूबसूरत गाना था कि आज गड्डी तू मंगा तेल में भवानी। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार किया उसको पूरी दुनिया में ही लोगों ने, और स्पेशली जहाँ जहाँ पंजाबी थे, मतलब इस चीज़ के अलावा कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो वो वाकई इस चीज़ को बहुत और लोगों ने पसंद किया कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज है या, और मैंने उसको मतलब उसके लफ्ज़ों का चुनाव भी कुछ इस तरह से हम करते थे, और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो इवन उर्दू स्पीकर्स भी हैं, वो कम से कम अगर उस लफ्ज़ का एग्जैक्टली मतलब नहीं जानते तो आगे पीछे के लफ्ज़ों को देख के वो सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लिरिक्स वो हों कि जिनमें कोई तो बैरियर्स ना हो। काफ़ी मौका मिलता है बड़े आर्टिस्ट सिंगर के साथ बैठ के गपशप लगती है, तो कहते हैं यार जो लिरिक्स होते हैं ना वो कोई हम एक दफ़ा बैठ के नहीं लिख रहे होते, ये उतरते। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर गाने की बात करूं तो ये कैसे लिरिक्स लिखे गए और उसकी तरफ थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। बिस्मिल्लाह करा तो नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं, मैं दूसरे की बात करूं। गड्डी तू मंगा। अच्छा, गड्डी तू मंगा। अच्छा, ये जो लाइन थी ना, मैंने अपने फादर से मैं सुनता था, शोज़ में वो गाते थे, लोगों की फरमाइश, उन्होंने रिकॉर्ड भी शायद इसको किया था, लेकिन ये सिर्फ बोलियां थी। ये था आजा जंग चलिए मिन्नतां करनियां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनियां। सही। फिर एक इसकी लाइन थी ढोला सुता पे आए मुट्ठी में भरनिया, ढोला सुता पे आए मुट्ठी में भरनिया,
जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी। तो ये एक इसी तरह से ये बोलियां चलती जाती थी। और उबे तू ना वंजवे लम्बे मैं ना मैं, उबे कहते हैं मतलब लेफ्ट राइट, जैसे ईस्ट वेस्ट होता है ना, तो यानी उस तरह से। तो मैंने इनको जब ये बोलियां मुझे बड़ी पसंद थी, तो हमने फिर इसका अंतरा नया बनाया था और वो लोगों ने बहुत उसको सराहा। लेकिन ये वाकई फोक तो कभी बनाने से नहीं बनता। सही बात है। फोक कहते ही उसको है कि जो कुदरती हो, जो नेचर से निकला हो। बिल्कुल सही बात है। जो इसीलिए इसको मट्टी का, मैंने एक दफ़ा अपने फादर से पूछा, मैंने कहा जी फोक म्यूज़िक को अगर आप देखें तो ये इसकी तख्लीक ये क्या है, क्या ये क्रिएट होता है, क्या इसको बनाना पड़ता है। तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत एग्जांपल दी, मुझे आज तक याद, मैं कोट भी करता हूँ हर जगह, कि फोक म्यूज़िक दीवार में निकला हुआ एक पीपल का दरख्त होता है। आपने कभी देखा हो कि एक दीवार के अंदर एक दरख्त निकलता है, बिल्कुल निकला और बहुत बड़े उसके तने हो जाते हैं, होता है। हाँ। और वो यानी काफ़ी बड़ा, इवन कि वो दीवार को यानी वो उसने अपनी पाई होती है उस बिल्डिंग को, यानी इतना वो निकलता है उसमें से। तो वो फोक म्यूज़िक उसकी तरह है कि ना उसका कोई बीज होता है, ना उसकी कोई आबियारी करता है, खूबसूरत, वो खुदा उसको वहाँ पैदा करता है और खुदा ही उसको पालता है और फिर उसको तनावर दरख्त बना देता है। तो फोक म्यूज़िक जो है वो एक कुदरती, एक नेचर की चीज़ है। बड़ी डीप डाउन आपने बात कही है। तो वो यानी उसकी आबियारी उस तरह से नहीं होती, उसके फ़ायदे लेने वाले, उसकी छाँव में बैठने वाले लोग होते हैं। नदीम भाई, अपना एक ना अलमिया है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर लें, आर्टिस्ट हर मुल्क का एक असासा होता है जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में बात भी करें कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ अब कुछ ट्रेंड बदला है, लेकिन बड़े अरसे से हमने देखा है कि लेजेंड को उसके गुजर जाने के बाद ही लेजेंड बनाया जाता था। जी, ठीक है। अब कुछ आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बेहतरी आई है, क्योंकि अब रिकग्निशन बेटर हुई है, क्योंकि हमने ही अपने लोगों को लेजेंड बनाना है ना। लेकिन जब कोई गुजर गया तो वो लेजेंड है, उससे पहले वो एक आर्टिस्ट है, सिंपल। अच्छा, ये जो है ना बात कि लेजेंड बनाए जाते हैं, ये नहीं बनाए जाते हैं। लेजेंड होते हैं, सिर्फ उनको पहचानने में वक्त लग जाता है, लोगों को एतराफ़ करने में वक्त लग जाता है। और मैं अगर अपने हवाले से बात करूं तो मुझे बहुत ही प्यार मिलता है लोगों से, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट मिलता है। इवन अपने जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, मतलब एक आम लिसनर है ना कि जिसने सिर्फ गाना सुना है, और जो तख्लीक़कार हैं, जो इस म्यूज़िक को जानने वाले लोग हैं, जो ये काम करते हैं, जो इसकी सारी सब कुछ जानते हैं, इसका इन आउट, अगर वो आपको रिस्पेक्ट दें अपने काम के हवाले से, वो आपसे अपने फ़न के लिए यानी वो आपको मोहब्बत करें और इज़्ज़त दें कि यार ये बंदा ये काम अच्छा करता है, या ये जानता है, इसको समझ के करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो वही लेजेंड्स होते हैं। सही बात कि जिनको असल में पहचानने की बात है। लेकिन हम उनके असल बात तो यहाँ पे आती है ना कि वो किसी के जानने के बाद उसको आप पहचाने। ये तो एक आम सी बात हो गई कि हम अक्सर में जब खो देते हैं तो उसकी वैल्यू जानते हैं। असल में ना जब कोई चला जाता है और फिर उसको माना जाता है, तो वो एक माशरे का एक यानी बड़ा ही, मैं से बेबसी कहूँगा, क्योंकि वो बंदा चला जाता है। अब बेबसी होती है कि वो सिवाय उसको मानने के उनके पास और कुछ चारा नहीं होता, क्योंकि उसका काम बोलता है, उसका जो फ़न है वो मजबूर कर देता है कि उस जैसा और दूसरा कोई नज़र नहीं आता। फिर वो कहते हैं यार वो बंदा बहुत कमाल था। सही बात। तो हमारे यहाँ यानी ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लेजेंड्स जो हैं ये बनाए, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनते कि आप ऑर्डर पे लेजेंड बना लें। सही बात है। ये अल्लाह बनाता है, और सिर्फ लोगों का काम ये होता है कि उनको पहचानना होता है और उनको रिकग्नाइज करना होता है और उनको प्यार देना होता है। नदीम भाई, अपना इसी बात से एक बात मुझे बिल्कुल माइंड में आई कि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, बेशक कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, और हम ये देखते हैं, मैं चाहता हूँ उसकी तरह आप खुल के इस पर जवाब दीजिएगा, बात करेंगे हम इस पर। आई डोंट वांट कि हम इसको कंट्रोवर्शियल बनाएं, लेकिन खुला सवाल है कि क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जब भी कोई छोटी सी कोई मसले मसाइल होते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पूरा ना आर्टिस्ट के ऊपर भर जाता है कि आर्टिस्ट की स्टेटमेंट क्या आ रही है। ठीक है, क्या वो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, और
क्योंकि आपने भी माशाल्लाह काम तो इंडस्ट्री में किया है, जी ठीक है। जी तो ख़ास तौर पे जब मैं बात करता हूँ कि हमारे नेबर्स इंडिया की बात करता हूँ, पंजाब की बात करता हूँ, आपने वहाँ पे एल्बम्स में काम मुख्तलिफ जगहों पे किया है कि नहीं किया है? हमने उनकी कुछ कंपनीज के साथ काम किया है सही। और मैंने कुछ वहाँ के लोग हैं उनके लिए कुछ गाने भी गाए हैं, ठीक है, जो पंजाबी के गाने उन्होंने अपने रिकॉर्ड लेवल से उनको रिलीज़ रिकॉर्ड किए। किया है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि सरहद जो है ना, यानी वो सिर्फ किसी मुल्क की बाउंड्रीज के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ़न जो है इसीलिए कहते हैं कि उसकी बाउंड्रीज नहीं होती। उसको कोई रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल लता जी हैं या किशोर हैं या रफ़ी साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें जितनी मोहब्बत इंडिया में मिली है उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान में भी मिली है। मतलब लता जी को लोगों ने बहुत मोहब्बत की है। इसी तरह मैडम नूरजहां जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी साहब, और हमारे बहुत बड़े बड़े नाम, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के दौर से अगर आप देखें तो इंडिया ने उनको ओन किया है। आज के दौर में राहत भाई को जिस मोहब्बत से उन्होंने सुना है, आतिफ भाई है, ठीक है, और इस तरह से और बहुत सारे लोग। तो ये जो है ना, यानी फन की शेयरिंग, ये तो आर्टिस्ट का काम है कि वो एक आर्ट लेकिन होता ही है ना कि जब भी कोई मसला मसाइल होता है तो सबसे पहले टची क्वेश्चंस यहीं पे आते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते हैं ना कि भाई वहाँ से क्या आ रही है। और हमने देखा है कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स जी उस इंडस्ट्री से यहाँ पे आती हैं, वेयर एज हमारी इंडस्ट्री से वो बोल्ड स्टेटमेंट नहीं जाती। जी और काफ़ी ऐसे भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी कि हम अपनी इंडस्ट्री में ही काम करेंगे, इसको ही हम बिल्ड करेंगे। जी। तो आपका इसमें नैरेटिव क्या है? मुझे अच्छा लगता है कि आपका म्यूज़िक यूनिवर्सल होना चाहिए। सिर्फ मतलब ये थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है बंदा कि हम कहें कि मुझे सिर्फ वो लोग सुने कि जो मेरे हैं, जो, क्योंकि ये अगर हम अपनी तारीख़ देखें बरे सग़ीर की, इंडो पाक की, तो हमारे अंदर जो बहुत बड़ी तादाद है जो मुसलमान हुए थे लोग, वो कवाली से हुए। सही बात। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, हज़रत अमीर खुसरो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक घर का काम है या ये उन्हें ही सुनना चाहिए और उन्हें, ये तो एक पैगाम है मोहब्बत का। और जो इसमें स्पेशली अगर हम अपने अकीदे और अपने ईमान से बात करें तो म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा टूल रहा है कि लोगों तक खुदा की बात पहुंचाने का, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। सही बात है। तो इसको सबके लिए होना चाहिए। इंडिया का आर्टिस्ट है, हमें उसको सराहना चाहिए अगर उसमें काबिलियत है। हमारा आर्टिस्ट है, उन्हें सराहना चाहिए। और जो सियासी मामलात हैं जो मुल्कों के आपस के होते हैं, वो डेफिनेटली कि वो जो उनके आर्टिस्ट हैं वो अपने मुल्क को वो प्रेफर करेंगे और वो वहाँ पैट्रियट्स, उनका एक अपना सिस्टम है जो कि बहुत अच्छी बात है। हम अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं, मतलब जब कोई इस तरह की कोई बात होती है तो डेफिनेटली हर बंदा अपने अपने घर की, सही बात, अपने अपने, बड़ी खूबसूरत आपने इसका जवाब दिया। अपना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना कि मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल के में जब हमें एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी या फिर पेट्रियाटिक ऑफ इंडिया, तो उसको आपको अपनी स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि इंसान दे, जिससे जो है ना वो। सर देखिए ना आप, हमारे यहाँ यानी कहते हैं कि अगर आप अपने जानो माल, कुरान पाक में है कि जानो माल की, अल्लाह कहता है कि जानो माल की हिफाजत करते हुए अगर आप मारे गए तो आप शहादत के रुतबे पे। तो वो जानो माल क्या है हमारे लिए? तो वो जानो माल आपका घर बार होता है ना, आपके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है। तो पाकिस्तान हमारे लिए हमारा जानो माल है, इंडिया उनके लिए है। तो अगर हम वो बात करें तो वो तो डेफिनेटली यानी वहाँ तो अपना अपना घर है, आप अपने अपने घर की हिफाजत करते हैं। और जहाँ म्यूज़िक शेयरिंग की बात है वो ओपन विंडोज़ हैं, वो सबके लिए, क्योंकि म्यूज़िक मोहब्बत का ही पैगाम है। इसके सुर किसी मुल्क के साथ नेशनल नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ भैरवी गाई जाती है, वो भैरवी के जो सुर हैं वो वही रहेंगे जो पाकिस्तान में, इंडिया में भी वही रहते हैं, अरब में भी वही रहते हैं, इंग्लिश में सिर्फ उनके नाम चेंज होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सुर जो है ये इंडिया में मना है, वहाँ इसको बैन है, या ये पाकिस्तान नहीं लगा सकता। सही कह रहे हैं। वो तो सब क्या है, क्योंकि सुर जो मौसीकी है वो एक वो आसमान है जो कि ऊपर की सरहद नहीं होती, क्योंकि वो तो सूरज है ना, जैसे सूरज है बियॉन्ड लिमिट्स। वो सूरज कभी पूछ के नहीं आएगा कि मैं इंडिया का सूरज हूँ या मैं पाकिस्तान का सूरज हूँ। तो मौसीकी भी यही है। नदीम भाई,
ऐसे 2 आर्टिस्ट के नाम बताइए क्विकली, क्योंकि थोड़ा टाइम ही रह गया है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आप समझते हैं, जिनको आप प्रेज़ करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि यार ये वो हैं जिनसे मैं भी सीख रहा हूँ और जिनसे मैं फ़र्द सीखता हूँ? वो कैसा, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है? पाकिस्तान में भी बता दें और इंडियन आर्टिस्ट भी बता दें। मैंने असल में सबसे पहले तो मैं अपने फादर को, कि जिनके सदके मुझे सुर की शनासाई हुई और मैं यहाँ तक पहुँचा, और जिनकी दुआ से, बेसिकली तो ये दुआ का सिस्टम होता है। सही बात। क्योंकि कामयाबी जो है, इंसान मेहनत करता है अपने काम से लॉयल होके, जो आप जो भी आपकी जॉब है आप उसे लॉयल होके करते रहें, और फिर अगर उसके साथ दुआ शामिल होती है तो खुदा नूं भी उहदी लज हुंदी है, और खुदा भी फिर उसको यानी उसको उस मकाम तक ले आता है। सही बात। और सबसे पहले तो मेरे फादर, और फिर उसके बाद उस्ताद नुसरत अली खान साहब को मैंने बहुत सुना है, और मैं उस कवाली का जो एक सिन्फ है म्यूज़िक का, क्योंकि आपने सिर्फ 2 पूछे वैसे मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा। क्योंकि हर जॉनरा के एक अपने लेजेंड्स हैं। सही कह रहे हैं। और इंसान, मौला अली का फरमान है कि आप कब्र की दीवारों तक सीखते हैं। सही बात। इंसान जो है वो सीखता है हमेशा, हर एक से सीख। मैंने बहुत सारे, आपने नुसरत फ़तेह अली खान एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा नाम, और आप सुनते रहे, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुछ उनका कोई एक ऐसा कोई एक कवाल की कोई ऐसा लिरिक्स कुछ भी हमें ज़रा सुना सकते हैं तो सुनाएं। जी। उनकी बहुत सारी बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। मुझे बहुत पसंद, शोज़ में बहुत गाते भी हैं उनको कवाली के अंदाज में। लेकिन वो जो है उनकी शाह मर्दान अली, वाह वाह, शाह मर्दान अली, शेर यज़दान अली, अली 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 मौला 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 अली, अली अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, है गरीबां दा ए हो आसरा, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लख ते करोड़ वारी आखो जम जम, अली मौला अली मौला अली मौला। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत 1 मिनट के लिए ना मुझे ऐसे लगा कि जी कि यकीन करें कि ये चलता रहे और ये रुके ना। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी इसको रिमिक्स भी किया है। अच्छा। और उसका वीडियो भी हमने यहीं कनाडा में शूट किया है। ज़बरदस्त। और इसका म्यूज़िक जो है वो यंगस्टर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये अभी रिलीज़ होने वाला है, ये अभी रिलीज़ होने वाला है इंशाल्लाह। तो ये तो बिल्कुल नॉट टू बी मिस्ड। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरबाज एक बहुत अच्छा, और हमारे वो सेट पे आ चुके हैं अरबाज भाई, प्रोड्यूस किया है अरबाज भाई ने, और अरसल भाई ने इसको वीडियो किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों तो जो हमारे सुनने वाले इंशाल्लाह उसको देखेंगे, क्योंकि अरसल भाई माशाल्लाह इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। और अरबाज भाई की बात करें तो माशाल्लाह वो भी बैठे बैठे ऐसे लिरिक्स निकालते हैं, ऐसे बड़ा खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड भाई है हमारा। क्विकली एक लास्ट एक सवाल पूछूंगा। अभी तो माशाल्लाह मुझे आपने बताया कि अगस्त में इंशाल्लाह कनाडा और अमेरिका दोनों में इंशाल्लाह, अगस्त सितंबर इंशाल्लाह कनाडा में जी शोज, क्योंकि अभी मुहर्रम पास है। सही। तो मेरे ख्याल है मुहर्रम के फ़ौरन बाद उसके डेट्स और चीज़ें अनाउंस हो प्रमोशंस वो लोगों को पता चल। तो इंशाल्लाह तो जो लोग तो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और वो अगर आपको लाइव सुनना चाहते हैं तो अगस्त में जो है, अगस्त और सितंबर में वाजिद मलिक साहब माशाल्लाह उसके वो हमारे शोज सारे प्रमोट वो करेंगे, ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया जाए इंशाल्लाह। कनाडा में वो टोरंटो में होते हैं, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। मशहूर तो शख्सियत है। अब ये मुझे बता दीजिए कि कोलैबोरेशन का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और बहुत से आर्टिस्ट आपस में कोलैब करते हैं, तो क्या हम आपको भी देख रहे हैं किसी आने वाले टाइम में कोई कोलैबोरेशन के अंदर? जी, मैंने अभी एक गाना हमने वहाँ किया था, ये 2019 में कोविड था, सब कुछ बंद था, लोग सलाम लेने से घबरा रहे थे एक दूसरे से। तो मुझे ये लगा कि यार ये क्या है, मतलब ये हमें कम से कम
म्यूज़िक शेयरिंग तो करनी चाहिए, सही मतलब बात। लोग परेशान थे, घरों में थे, ऑनलाइन चीज़ें देख रहे थे, म्यूज़िक भी ऑनलाइन देख, तो मैंने उन दिनों एक गाना किया था कोलैबोरेशन के साथ, कंपोजिशन लिरिक्स मैंने उसके लिखे थे, फिर उनका म्यूज़िक किया। तो उसमें अली शेर भाई हैं, सारे गामा में वो गा चुके हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मुमताज़ भाई एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी अच्छा गाते हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। तो मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा जी ये गाना है, इसको गाइए मेरे साथ, तो लेट्स सी कि इसको। तो 2019 में तो वो, क्योंकि हमने उसको क्रोमा पे शूट किया था, बाहर नहीं निकल सकते थे, तो यानी वो गाना, वो फिर अभी लास्ट ईयर वो गाना ऐसे वायरल हुआ है कि उसको लोगों ने बहुत प्यार किया। यारियां उसका नाम है, अच्छा। उस गाने का। और फिर अभी रिसेंटली हमने उसका नया वीडियो किया है, अच्छा। कि कोरोना के बाद यानी वो लोगों ने उसको प्यार ही इतना किया, और उसके मिलियंस ऑफ मिलियंस उसके व्यूज़ थे। और तो हम करेंगे कि वो प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, तो यारियां से इस प्रोग्राम की जो आखिरी कुछ लम्हात हैं उसमें आप थोड़ा सा सुना देंगे? जी, मैं वो उसकी लाइन भी सुनाता हूँ, और एक और गाना क्या जो यहाँ बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कनाडा में जब पहुँचा तो मुझे जो भी मिल रहा था, जितने भी हमारी कम्युनिटी, वो उस गाने को बहुत सराह रहे थे, बड़ा प्यार उन्होंने किया उसको, और वो था बेवफा। अच्छा। और मतलब मेरे ख्याल इसकी भी वीडियो इसकी ऑलरेडी शूट हो चुकी है। जी, इसका वीडियो बहुत, और बहुत लोगों ने, काफ़ी चला है वो मिलियंस में वो गाना वो भी देखा गया, और मेरे भी दिल की बहुत पास है, मैंने उसको लिखा। एक लाइन यारियां की आपने कहा है, सुना? यारियां यारियां दिलदारियां असिला के निभांदे यारियां, ओए ऐसी भुल दे नहीं अपने प्यार नू, ऐसी छड़ दे नहीं राह विच यार नू, यारियां दिलदारियां असिला के निभांदे यारियां। क्या बात है। एक ये गाना, और जो दूसरा वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो मुझे जो बेवफा वाला गाना है, वो क्योंकि मैंने उसको लिखा भी, और मुझे इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और नदीम भाई, हर गाने के पीछे कोई बैकग्राउंड तो होता होगा। जी जी। तो बेवफा के पीछे बैकग्राउंड क्या है? बेवफा का बैकग्राउंड जब आप वो गाना सुनेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसकी जो वजह थी ना, वो खुद बताएगी। हाँ, वो खुद वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ उसको जाना चाहिए। तो असल में ये है कि हम जब लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है। आप किसी को कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, तो फिर इंसान प्रिविलेज ढूंढता है, फिर इंसान कवर चाहता है, फिर वो चाहता है कि यार किसी तरह मेरे तो ध्यान हट जाए, है ना, पर्दा पै जाए। और ये यानी क्योंकि अल्लाह भी पसंद करता है कि आप लोगों के पर्दे रखें, मत उतारें लोगों के पर्दे। और उनको अगर खुदा ने डाला हुआ, वो एक मियां मोहम्मद बख्श की एक लाइन है कि एक गुनाह मेरा मापे वेखण ते देवण देश निकाला, लाख गुनाह मेरा मालिक वेखे तो पर्दे पावन वाला। क्या बात। तो अगर खुदा जैसी शख्सियत जो हर चीज़ का आलिम है, इल्म रखता है, अगर वो लोगों को पर्दे डालता है, तो इंसानों में, और वो क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ पर्दे उतारने के लिए, लोगों की पर्सनल लाइफ्स को वो डिस्क्लोज करके या उनको वो ओपन करके, तो उनमें से बेसिकली मकसद तो ये है एट द एंड ऑफ डे कि पैसे कमाने होते हैं, व्यूज लेने होते हैं। सही बात है। तो मत किसी की इज्जत उछाल के तो आप क्यों पैसे कमाते हैं? वो तो लगेंगी भी नहीं आपको, ना आपकी नस्ल के काम आएंगे। तो इसमें ये होता है कि तकलीफ तब होती है कि जब एक इंसान के अंदर, खुद के अंदर वो ऐब हो, और वो आपको चीख चीख के कह रहा हो कि तुम्हारे अंदर ये है। सही बात है। और कह भी वो रहा हो कि जो खुद बेवफा हो, और वो आपको कहे कि तुम बेवफा। तो और यानी वो प्रूफ भी हो, वो साबित भी हो चुका हो कि ये बेवफा है, तो वो उसको हक नहीं रहता फिर कि वो, मेरा ख्याल है कि हर इंसान की जिंदगी में एक दो ऐसे बेवफा तो है। तो ये जे मैं एक सजावा ते तू किए, जे मैं एक सजावा ते तू किए, जे मैं बेवफा ते तू किए, जे मैं बेवफा हाँ ते तू किए, मैं मनिया के मैं बेवफा मादा शाह, हाँ ठगबाज लुटण दा मैं शहनशाह,
जे मैं शहनशाह ते तू किए, जे मैं बेवफा ते तू किए, जे मैं बेवफा हाँ ते तू किए। तो मेरा ये मैसेज भी आज का यही है, चला गया चला गया कि अपना मुआवजा करिए और अपने आप को सबसे पहले खुद को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, और जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया। तो मुझे तो जो है ना जी वो मैसेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये एपिसोड आपने ज़रूर जो है वो वॉच की होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग। और माशाल्लाह नदीम भाई ने काफ़ी टाइम दिया हमें। अगस्त और सितंबर में होने जा रहे हैं इनके शोज़ कनाडा के अंदर। वाजिद मलिक साहब का नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप उनको प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने शोज़ बुक कराइए, अपनी टिकट्स उनसे लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू विटनेस दिस लेजेंड लाइव इन टोरंटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग Be My Guest only on ARY News. Oh,